अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया उसको डिस्कस करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, जमा है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियान ये प्लूरल होगा। माइटोकॉन्ड्रियन तो ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर। एक को माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाएगा, अगर ज़्यादा हों तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाएगा। तो माइटो का जो लफ्ज़ी मतलब है, इसका मतलब थ्रेड होता है, इसका मतलब थ्रेड होगा। जबकि कॉन्ड्रियन इसका मतलब ग्रैन्यूल होते हैं, ग्रैन्यूल यानी ग्रैन्यूलर, जिसको हम दानेदार कहते हैं, ग्रैन्यूलर। तो इसको दानेदार कहा जाएगा कॉन्ड्रियन को, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। अब माइटोकॉन्ड्रियन, इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी मैन्युफैक्चर भी करता है और उसको सप्लाई भी करता है। मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनर्जी टू सेल। तो ये सेल को एनर्जी भी सप्लाई करता है और एनर्जी बनाता भी है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दिया जाता है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी मैन्युफैक्चर भी करेगा और सेल को सप्लाई भी करेगा। अब अगर इनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाए, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो जब हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो ये हमें दिखाई देंगे विजिबल एज वेसिकल्स, वेसिकल्स, rods or filament like, or filament like। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, यानी जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप होती है, जो स्कूल में आपने देखी होगी, कॉलेज में देखेंगे, तो उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है, या उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। उसके अंदर अगर हम देखें तो ये हमें छोटे छोटे वेसिकल कहते हैं स्मॉल राउंड थिंग को, छोटी गोल चीज़ को वेसिकल कहा जाता है। जहाँ ये रॉड लाइक होंगे, इस तरह के रॉड लाइक होंगे, छोटे छोटे इस तरह से रॉड लाइक होंगे, या फिर धागे नुमा होंगे। इसलिए इनको कहा जाता है कि विजिबल एज वेसिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट लाइक। लेकिन इनका जो शेप है, इनकी जो तादाद है, ये सेल टू सेल वेरी होती रहेगी। इनकी तादाद भी, शेप भी और साइज़ भी, इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं सेल टू सेल। लेकिन जब आप जिसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करेगा, कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करेगा कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा। इसमें एक मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है और एक मेम्ब्रेन उसको इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है।
तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरह का है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। अब इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है उससे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी जिनको हम इनफोल्डिंग कह देते हैं, इनफोल्डिंग का मतलब होता है अंदर की तरफ फोल्ड करना, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना, उसको इनफोल्डिंग कहा जाता है। यानी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शंस होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उभार होते हैं, फिंगर लाइक उभार इनको कहा जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहा जाता है। और इनको मजमूई तौर पर इनके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी प्लूरल है, अगर एक हो तो उसको क्रिस्टा कहा जाएगा। मसलन ये एक है तो इसको क्रिस्टा कहा जाता है, क्रिस्टा। तो एक हो तो उसको क्रिस्टा कहा जाएगा, अगर ज़्यादा हैं तो उनको क्रिस्टी कहा जाएगा। और ये जो क्रिस्टी हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये इनर मेम्ब्रेन से ये ओरिजिनेट होती हैं। तो इनर मेम्ब्रेन से ये चीज़ें राइज करती हैं, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। अब क्रिस्टी जो होते हैं उनके ऊपर इस तरह के नोब लाइक यानी नोब लाइक कहते हैं जिसके ऊपर गुलाई में मोटाई हो, उसको नोब कहा जाता है, नोब। तो नोब लाइक प्रोजेक्शंस अराइज करती हैं इन क्रिस्टी से, उनको F1 पार्टिकल्स कहा जाता है, F1 पार्टिकल का नाम दिया जाता है। अब इसमें इसके अंदर जहाँ पर एक फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर एक चैम्बर होता है, दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, तो जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होगी जहाँ पर, इसको आउटर चैम्बर कहते हैं। और जो अंदर ये जो स्पेस आती है इसको इनर चैम्बर कहा जाता है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। अब जो मैट्रिक्स है उसमें डीएनए भी पाया जाता है। अब आपने पहले पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर भी इसका अपना डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और ये अपना डीएनए खुद बना भी सकता है। तो इस तरह से जहाँ पर खुद प्रोटीन बना सकता है, तो जब ये प्रोटीन बना सकता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी दोबारा बन सकते हैं, यानी एक से दो डेवलप हो सकते हैं। यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया अपने तौर पर भी ये डबल हो सकता है, रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है जो अपने आप को खुद जो है उनकी तादाद इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी का नाम दिया जाता है। क्योंकि इसका अपना डीएनए है, इसके अंदर अपने राइबोसोम मौजूद हैं। अब उसके बाद हमने देखना है कि जो मैट्रिक्स है उसमें और कौन से मटीरियल पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम भी होते हैं, जहाँ पर कोएंजाइम भी होते हैं, जहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं, यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जहाँ पर साल्ट भी मौजूद होंगे, जहाँ पर एंजाइम भी मौजूद होंगे, जहाँ पर कोएंजाइम भी मौजूद होंगे। अब एंजाइम और कोएंजाइम जो थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा, तो एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और ये प्रोटीन होते हैं, जबकि कोएंजाइम ये प्रोटीन नहीं होते, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम का। इनको कोएंजाइम का नाम या कोफैक्टर का नाम दिया जाता है। ये रिएक्शन में एंजाइम की मदद करते हैं। तो इनमें कोएंजाइम एंजाइम ये मौजूद होते हैं
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट मौजूद होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है? तो उस रेस्पिरेशन को कहा जाएगा दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एलिमेंटल ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि C6H12O6 + 6O2। अब ये जो खुराक हम खाते हैं, जो ग्लूकोज हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और जहाँ पर बहुत से रिएक्शंस होते हैं और उसके नतीजे के तौर पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड + 6 वाटर + एनर्जी रिलीज़ होती है। अब इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहा जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी और जिसमें ग्लूकोज उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, वो कैटाबोलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये एक कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जितनी भी खुराक हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टोमक में डाइजेस्ट होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगी और वहाँ से ये ब्लड में शामिल हो जाती है और ब्लड में सर्कुलेट करेगी और वहाँ पर हर सेल के अंदर खुराक जो एंटर होगी। अब सेल के अंदर जब खुराक एंटर होती है तो उसकी जो मुकम्मल ब्रेकडाउन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। ये आपने पढ़ा हुआ ये भी कि साइटोप्लाज्म में होता है। और जब साइटोप्लाज्म डिस्कस कर रहे थे उसमें पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें इब्तदाई रिएक्शन होता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, जिसके दौरान ग्लूकोज टूट कर उसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिनको पायरूविक एसिड कहा जाता है। तो वो जो पायरूविक एसिड बनता है फिर वो किस में जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर उसकी मुकम्मल ब्रेकडाउन होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। उसको क्रेब्स साइकिल का नाम भी दिया जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ पर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी होती है यानी उसकी ब्रेकडाउन भी होती है। तो जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जहाँ पर ब्रेकडाउन होगी, मुकम्मल ब्रेकडाउन होगी और जहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ATP में कन्वर्ट हो जाती है, ATP में। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP की फॉर्मेशन होती है। ATP की फॉर्मेशन होगी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी ATP की शेप में स्टोर हो जाएगी। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दिया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट, उस एनर्जी को निकाला जाता है और वो जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको वो चेंज करते हैं ATP में। ये एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो ATP के अंदर एनर्जी फार्मेशन होती है ये बॉडी के अंदर जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इस्तेमाल हो जाती है। सेलुलर एक्टिविटीज़ में एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। अब जब एनर्जी इस्तेमाल होती है तो ये जो ATP है ये कन्वर्ट हो जाती है ADP में। ADP
इसको कहते हैं एडिनोसिन, ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, यानी इसको एडिनोसिन ट्राईफास्फेट कहा जाता है, जिसमें 3 फास्फेट होते हैं। अब उनमें से एक फास्फेट जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, वो अलहदा हो जाता है, और जिसके नतीजे के तौर पर क्या बनता है, ADP बनेगा। अब ये जो ADP है इसको स्पेंट एनर्जी भी कहा जाता है, स्पेंट एनर्जी, इसको स्पेंट एनर्जी का नाम भी दिया जाता है, स्पेंट एनर्जी। तो इसको स्पेंट एनर्जी का नाम भी दिया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी रिलीज होगी, जहाँ पर जो एनर्जी खुराक से आएगी, फूड से, यानी फूड मटेरियल से जो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये एनर्जी फिर किसके साथ मिलेगी, ये इस ADP के साथ मिलेगी। तो खुराक से जो एनर्जी रिमूव होगी वो ADP के साथ मिलेगी, और जिसके नतीजे के तौर पर ये जो ADP है ये दोबारा जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। इस तरह से ये दोबारा जो है ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी मैन्युफैक्चर होती है और वो एनर्जी आगे फिर ट्रांसपोर्ट भी होती है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, और इसमें बात का सिर्फ डायग्राम ड्रा करना आ जाती है, तो बुक में जो डायग्राम है वो आप ड्रा कीजिएगा। ये जो मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ ये आपको समझाने के लिए है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ दें। तो ये समझाने के लिए होती है। तो वैसे आप जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें बना भी सकते हैं। दोबारा फिर मैं एक दफ़ा ये रिपीट कर देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया, इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा मैट्रिक्स में, किसमें, मैट्रिक्स में, और वहाँ पर खुराक के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ATP में चेंज कर दिया जाता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर एनर्जी स्टोर मौजूद होगी, और ये ऑन डिमांड सेल को प्रोवाइड करेगा। कि सेल के जिस हिस्से में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पर ATP जाएगी और एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगी। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। फिर इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें से जो बाहर निकलते हैं फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस निकलती हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टी कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है क्रिस्टी क्या होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, उससे उभार निकलते हैं, उन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। पीछे आपने पढ़ा था सिस्टर्नी, तो गोल्जी बॉडीज़ की जो मेम्ब्रेन है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो मेम्ब्रेन है उसको सिस्टर्नी कहा जाएगा, या सिस्टर्ना, एक को सिस्टर्ना कहा जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, क्रिस्टी और सिस्टर्नी में। ये भी बात का डिफरेंस पूछ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अब इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी भी कहा जाता है। वो इस बिना पर कहा जाता है कि इसके अंदर DNA भी मौजूद है, राइबोसोम भी मौजूद है, जो प्रोटीन खुद भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी जो तादाद है उसको इंक्रीज़ कर सकता है। अब इसका जो साइज़ होता है, इनकी जो तादाद होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये डिपेंड करती है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कि सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उस पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा हो रहे होंगे वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे लिवर सेल्स में कहा जाता है कि 1000 से 2000 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो सिस्टर्नी है, इनके ऊपर F1 पार्टिकल्स ये सिस्टर्नी में एम्बेडेड होते हैं, सिस्टर्नी में धंसे हुए होते हैं। लेकिन जब कुछ प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस के बाद तो ये जो इनकी जो सिस्टर्नी है वो बस्ट करती हैं, और ये जो F1 पार्टिकल्स
ये सरफेस पर आ जाते हैं कि उसके बाद जहाँ पर एक प्रोसेस होगा और प्रोसेस के नतीजे के तौर पर ये जो क्रिस्टी हैं जो बस करती हैं और इनके अंदर जो F1 पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पर आ जाते हैं। अब इनका रोल क्या होता है? F1 पार्टिकल्स का रोल होता है एनर्जी कन्वर्जन में, यानी ADP से ATP का बनना है, ATP से ADP का, तो एनर्जी कन्वर्जन में इनका रोल होता है। एनर्जी कन्वर्जन में ये अहम रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से जो क्रिस्टी हैं, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं जो कि इनर चैम्बर की तरफ होती हैं। तो इनर चैम्बर में मैट्रिक्स होता है। फिर आपने देखना मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, क्योंकि बाज़ का यही क्वेश्चन आ जाता है कि मैट्रिक्स किसको कहा जाता है, मैट्रिक्स से क्या मुराद है। फिर उसके अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो सारे आपने बताने हैं कि जहाँ पर क्रैब्स साइकिल होता है, जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जहाँ पर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती है और खुराक में जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस एक्सट्रैक्टेड एनर्जी को ATP में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। तो ये था सारा माइटोकॉन्ड्रिया कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से। तो जहाँ पर ही हम इसको ख़त्म करते हैं एंड इसका, तो अल्लाह हाफ़िज़।